नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। वल्लभ राज्य के राजा विराट अपने राज्य में अपनी प्रजा के साथ खुशी खुशी रहते थे। राजा विराट बहुत चतुर और साहसी राजा थे। एक दिन वो अपनी पत्नी रूपवती के साथ बगीचे में बैठकर चाय की चुस्की ले रहे थे। तभी सामने पेड़ पर आकर एक पक्षियों का जोड़ा बैठता है। दोनों पति पत्नी बस ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, देवी क्या तुम बता सकती हो कि सामने पेड़ पर जो पक्षियों का जोड़ा बैठा है उसमें दोनों नर हैं, दोनों मादा हैं या एक नर और एक मादा है? पत्नी ने बस यूं ही जवाब दे दिया, राजन मुझे तो लग रहा है कि एक नर है और एक मादा है। राजा ने कहा, नहीं दोनों नर हैं। तुम्हें कैसे पता? तुम इतना पक्षियों के बारे में थोड़ी ना जानती हो। लेकिन रानी ने कहा, नहीं राजन, मुझे लग रहा है कि एक नर और एक मादा है। बात यूं ही हंसी मजाक से बहस में बदल गई। राजा मानने को तैयार ही नहीं थे कि दोनों पक्षी एक नर और एक मादा है। राजा अपनी ही बात पर अड़ गई कि दोनों नर हैं। रानी अपनी बात पर अड़ गई कि नहीं, एक नर और एक मादा है। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि राजा और रानी एक दूसरे से शर्त लगा बैठते हैं। राजा ने कहा, यदि दोनों नर हुए तो तुम्हें ये देश छोड़कर जाना होगा, और यदि एक नर और एक मादा हुए तो मैं ये राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। रानी के सामने राजा की बात न मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए रानी ने कहा, ठीक है महाराज, पहले निर्णय तक तो पहुँचे, फिर देखते हैं किसे ये देश छोड़कर जाना होगा। दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपनी बात को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री जी को बुलाना पड़ा। राजा ने प्रधानमंत्री जी को बुलाया और पूछा, प्रधानमंत्री जी आप ही बताइए, ये जो सामने पक्षियों का जोड़ा बैठा है ये दोनों नर हैं, दोनों मादा हैं, या फिर इनमें से एक नर और एक मादा है? प्रधानमंत्री जी स्थिति को भांप गए और कहा, राजन फालतू की बहस करने से कुछ नहीं होगा। मैं शिकारी को बुलाता हूँ, वो अभी इन दोनों पक्षियों को पकड़ लेता है। साथ ही मैं अपने राज्य में पशु पक्षियों की देखभाल करने वाले वैद्य को बुला लेता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने दोनों को बुला लिया। शिकारी ने दोनों पक्षियों को जाल में पकड़ लिया। वैद्य ने भी पक्षियों की जांच की, लेकिन तभी रानी वहाँ आती है और वैद्य को 1000 सोने के सिक्के दे देती है और कहती है, वैद्य जी मैं जानती हूँ कि इन दोनों पक्षियों में एक नर है और एक मादा है, लेकिन मैं अपने स्वामी से बहुत प्रेम करती हूँ। यदि वो इस राज्य को छोड़कर चले जाएंगे तो ये राज्य वीरान हो जाएगा, और राजा के बिना प्रजा का क्या होता है ये आप भली भांति जानते हैं। राज्य में आतंक बढ़ जाएगा, चोरियां बढ़ जाएंगी, चोर अपने आप को राजा समझने लग जाएंगे। आसपास के राज्य भी इस पूरे राजकाज को हथियाने की सोचेंगे। लेकिन यदि राजा यहाँ रहेंगे और मैं बाहर वनवास भी चली जाती हूँ तो इस राज्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैद्य जी ने रानी की बात ध्यान से सुनी। वैद्य जी झूठ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें रानी की बात बहुत सही लगी। वैद्य जी ने 1000 सोने के सिक्के ले लिए और जैसा रानी ने कहा था वैसा ही राजा के सामने बोलने का वचन दे दिया। रानी वहाँ से चली गई। राजा ने दरबार बुलाया। सभी मंत्रीगण वहीं बैठे हुए थे। तभी राजा ने वैद्य जी को बुलाया और पूछा, वैद्य जी बताइए, दोनों पक्षी नर थे, दोनों मादा थे, या एक नर और एक मादा थे? वैद्य जी ने बड़े ही शांत मन से आंसर दिया, महाराज दोनों नर ही थे, आप सही थे, महारानी जी से ही पहचानने में गलती हो गई है। अब राजा ने रानी को बुलाया और कहा, देवी वैद्य जी ने कहा है कि दोनों पक्षी नर ही थे, इसलिए मैं अपनी शर्त जीत गया हूँ। अब तुम्हें ये देश छोड़कर जाना होगा। रानी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करती हूँ। यदि आप मुझे यहीं किसी कोने में रहने दें तो मैं वहाँ भी खुशी खुशी रह लूंगी। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। लेकिन राजा रानी की कोई बात मानने को राजी नहीं थे। उन्होंने रानी को देश निकाला दे ही दिया। साथ ही 2 जल्लादों को बुलाया और कहा, जैसे ही रानी हमारे राज्य की सीमा से बाहर चली जाएं, उन्हें मार देना। उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। एक तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ऊपर से मुझसे ही बहस की। मैं अपनी रानी की ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा को अपने राजा होने पर घमंड था। वो ये बात भूल गए थे कि वो एक पति भी हैं। उन्होंने रानी को देश निकाला दे दिया। दोनों जल्लाद रानी को लेकर जंगल की ओर चले गए। जैसे ही उनके राज्य की सीमा खत्म होती है वो एक घने जंगल में प्रवेश करते हैं। रानी जंगल को देखकर डर रही थी, सोच रही थी कि इस सुनसान जंगल में मैं कैसे रहूंगी। तभी दोनों जल्लाद रानी के सामने आते हैं और कहते हैं, महारानी जी हमें क्षमा करें, लेकिन महाराज ने हमें तुम्हें मारने का आदेश दिया है। तभी दूसरा जल्लाद कहता है, लेकिन महारानी जी हम आपको मारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप बड़ी ही दयालु हैं। आपने हमेशा हमारे साथ एक पुत्र की तरह व्यवहार किया है। हमने आपका नमक खाया है।
आप हमारे लिए हमारी माँ के समान हैं। एक बेटा भला अपनी माँ को कैसे मार सकता है? आप हमें अपने वस्त्र दे दीजिए, हम किसी भी पशु का शिकार करके उसके खून में आपके वस्त्र रंग लेंगे और महाराज के सामने ले जाएंगे। हम कह देंगे कि हमने रानी का वध कर दिया है। महारानी जी एक पेड़ के पीछे जाती हैं और अपने सभी वस्त्र उतार कर दोनों जल्लादों को दे देती हैं। दोनों जल्लाद महारानी जी से आज्ञा लेकर जंगल से चले जाते हैं। अब रानी जंगल में रहने लगी। ना उनके पास वस्त्र थे, ना ही खाने का कोई साधन था। रानी अपने शरीर पर पत्ते लपेटकर इधर उधर घूमने लगी। जंगल में आने के बाद रानी को पता चलता है कि वो गर्भवती हैं। अब उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्हें समय से खाना खाना था, समय पर पानी पीना था। बच्चे का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी था रानी के लिए। इसलिए रानी अपने खाने के लिए कुछ फल ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगी। एक दिन रानी अपने खाने के लिए कुछ फल लेने जा रही थी, तभी उन्हें घोड़ों की आहट सुनाई देती है। रानी एक झाड़ी के पीछे छुप जाती है। जंगल में मगध के राजा सूरसेन शिकार पर आए हुए थे। जैसे ही राजा सूरसेन को झाड़ियों की सरसराहट सुनाई देती है, वो अपने धनुष बाण तैयार कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है, लेकिन सरसराहट बहुत हल्की सी थी। इसलिए राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और कहा, झाड़ियों के पीछे जाकर देखो कोई जीव जंतु है क्या। तभी सैनिक आगे बढ़ते हैं। रानी को जब कदमों की आहट सुनाई देती है, उन्हें लगता है कि वो लोग उन्हें आज ढूंढ ही लेंगे और रानी का शिकार बनने ही वाला है। तभी रानी जोर से चिल्लाती है और कहती है, भैया मुझे माफ करो, यहाँ पर मैं हूँ, कोई जानवर नहीं है। राजा सूरसेन पूछते हैं, तुम कौन हो देवी? तब रानी रूपवती कहती है, मैं एक दुखियारी स्त्री हूँ, जंगल में भटक रही हूँ, अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए फल ढूंढ रही थी। आप मेरा शिकार ना करें, मुझे माफ कर दें। तब राजा ने कहा, तो आप झाड़ियों के पीछे क्यों छुपी हुई हैं? रानी रूपवती ने कहा, भैया मेरे पास वस्त्र नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से छिप रही हूँ। राजा ने अपना लबादा रानी की तरफ फेंका और कहा, आप इसे लपेटकर बाहर आ सकती हैं। मैं तुम्हें अपने धर्म की बहन बना लूंगा और अपने साथ अपने राज्य लेकर जाऊंगा। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रानी रूपवती ने राजा सूरसेन की बात सुनी और कहा, ठीक है भैया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन एक शर्त पर। आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किसकी पत्नी हूँ, किसकी बेटी हूँ। राजा सूरसेन ने रानी रूपवती की बात सुनी और कहा, ठीक है बहन, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी धर्म की बहन बनाकर अपने घर लेकर चलूंगा। रानी रूपवती वस्त्र लपेटकर बाहर आती है। राजा सूरसेन देखते हैं अत्यंत रूपवती स्त्री उनके सामने खड़ी है। राजा अपने वादे के अनुसार रानी रूपवती को अपनी बहन बनाते हैं और अपने राज्य लेकर चले जाते हैं। इतनी सुंदर स्त्री राजा के साथ देखकर लोग बातें बनाने लग जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि राजा ने दूसरा विवाह कर लिया है। ये खानाफूसी राजा तक भी पहुंचती है। राजा को पहले से पता था कि नगर में ऐसी बातें जरूर होंगी। तभी राजा दरबार बुलाते हैं और अपने सभी मंत्रीगणों और नगरवासियों को इकट्ठा करते हैं। राजा बताते हैं कि ये रानी रूपवती हैं, जो मुझे जंगल में मिली थी। ये गर्भवती हैं, ये बहुत परेशानी में थी। मैंने इन्हें अपनी धर्म की बहन बनाया है और इन्हें अपनी बहन बनाकर इस महल में लेकर आया हूँ। मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है। राजा की इतनी दयालुता देखकर नगरवासी उन्हें और भी अधिक सम्मान की नजरों से देखते हैं। उनका राजा के प्रति और अधिक प्रेम बढ़ जाता है। इधर राजा सूरसेन की पत्नी सुमति भी राजा सूरसेन से थोड़ी नाराज हो जाती हैं। पहले उन्हें भी लगता है कि राजा ने शायद दूसरा विवाह कर लिया है, लेकिन राजा सूरसेन अपनी पत्नी सुमति को बहुत मनाते हैं और बताते हैं कि वो उनकी धर्म की बहन है, उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की है। वो अपनी पत्नी सुमति से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। दिन बीतने लगते हैं। राजा सूरसेन की पत्नी सुमति भी रानी रूपवती का बहुत ध्यान रखती है। दोनों अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब रानी रूपवती एक पुत्र को जन्म देती हैं। राजा सूरसेन बहुत खुश होते हैं और पूरे नगर में मिठाइयां बंटवा देते हैं। खुशी के मारे झूमने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो आज बहुत खुश हैं। उनके यहाँ भांजे का जन्म हुआ है। जब बालक 6 दिन का होता है तो महाराजा सूरसेन बड़े बड़े विद्वानों को बच्चे के नामकरण के लिए बुलाते हैं। सभी पंडित आते हैं और अपने अपने हिसाब से बच्चे का नामकरण करते हैं, लेकिन महाराजा सूरसेन को कोई नाम पसंद नहीं आता। वो सभी पंडितों से नाराज हो जाते हैं और उन्हें कठोर कारावास की सजा दे देते हैं। महाराजा सूरसेन अपने नगर में घोषणा करवा देते हैं कि कोई भी उनके भांजे का नामकरण करेगा और यदि उन्हें वो नाम पसंद आएगा तो वो उन्हें 10,000 सोने के सिक्के देंगे। लेकिन कोई भी पंडित महाराजा सूरसेन के भांजे का नामकरण करने के लिए राजी ही नहीं था। उन्हें राजा की इस हरकत के बारे में पता चल गया था कि जिन पंडितों ने सही नाम नहीं बताया उन्हें महाराज ने कड़ी से कड़ी सजा दे दी है। लेकिन एक बूढ़े ब्राह्मण को ये सब नहीं पता था। एक दिन वो नगर में यूं ही घूमते हुए जा रहा था। तभी राजा के सिपाही उस ब्राह्मण को देख लेते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे साथ राजा के महल चलिए। ब्राह्मण देवता पूछते हैं, क्यों भाई, ऐसा क्या काम है जो
मुझे आप राजा के महल लेकर जा रहे हैं। तब सिपाही कहते हैं कि महाराजा सूरसेन की बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया है, उसका नामकरण करना है, आप हमारे साथ चलिए। ब्राह्मण देवता सैनिकों के साथ में महाराजा के महल चले जाते हैं। महाराज सूरसेन भी ब्राह्मण को देखकर सोचते हैं, ब्राह्मण देवता थोड़े अनुभवी लग रहे हैं, उम्र के हिसाब से इनका तजुर्बा भी अधिक होगा, शायद ये सही नाम बता दें। ब्राह्मण देवता पूरी कुंडली खोल कर रख देते हैं और कहते हैं, बच्चे का जन्म स्थान बदल गया है, इस वजह से इनकी कुंडली का सही मिलान नहीं हो पाया। ये बच्चा बहुत अधिक गुणी और एक पराक्रमी राजा बनेगा। ये इतना तेजस्वी होगा कि इसके तेज के सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा, इसलिए तुम्हें इस बच्चे का नाम तेज प्रताप रखना चाहिए। महाराजा सूरसेन को भी तेज प्रताप नाम बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने ब्राह्मण देवता को 10,000 सोने के सिक्के दिए, लेकिन ब्राह्मण देवता कहते हैं, महाराज मुझे ये सोने के सिक्के नहीं चाहिए। मुझे अभी अभी पता चला है कि जिन ब्राह्मणों ने आपके भांजे का सही से नामकरण नहीं किया था, उन्हें आपने कठोर कारावास की सजा दी है। यदि आप उन सभी ब्राह्मणों को इस कठोर सजा से आजाद कर देंगे तो मैं इसे ही अपनी दक्षिणा समझूंगा। महाराजा सूरसेन ब्राह्मण पे और अधिक खुश होते हैं। उन्होंने ब्राह्मण को 10,000 सोने के सिक्के भी दिए और खुशी खुशी विदा किया। जिन ब्राह्मणों को महाराजा ने कठोर कारावास की सजा दी थी, उन्हें भी इस सजा से मुक्त कर दिया और खुशी खुशी विदा किया। अब से महाराजा सूरसेन के भांजे का नाम हुआ तेज प्रताप। धीरे धीरे तेज प्रताप बड़ा होने लगा। पूरे महल में उसकी हंसी ठिठोली गूंजने लगी। सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। रानी रूपवती भी अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी महाराजा सूरसेन के महल में रहने लगी। इधर महाराजा सूरसेन की पत्नी सुमति भी तेज प्रताप को बहुत अधिक प्रेम करती थी। तेज प्रताप धीरे धीरे बड़े होने लगे। वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे खेल खेला करते थे जो बड़े बड़े राजा महाराजा खेलते हैं। राजा सूरसेन अपने भांजे को इस तरह खेलता हुआ देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन तेज प्रताप अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने गया हुआ था। तेज प्रताप और उनके दोस्तों ने मिलकर बड़े बड़े महल बनाए। अब तेज प्रताप ने अपने दोस्तों से कहा कि वो महल पर आक्रमण करें और तेज प्रताप इन महलों की रक्षा करेगा। बच्चे आपस में खेल ही रहे थे कि तभी वहाँ से एक व्यापारी गुजर रहा था। व्यापारी के पास बहुत सारे ऊंट, गधे और घोड़े थे। जब व्यापारी वहाँ से अपने गधे घोड़ों के साथ गुजरे तो उन्होंने बच्चों के महलों को गिरा दिया। इस बात पर तेज प्रताप बहुत नाराज हुए और व्यापारी से बहस करने लगे। बच्चे ने कहा, तुम जानते नहीं हो मेरे मामा कौन हैं? व्यापारी ने भी कहा, तुम भी मुझे नहीं जानते हो, मेरे भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ उठना बैठना है। दोनों की बहस बढ़ गई और बात राजा तक पहुँच गई। महाराजा सूरसेन व्यापारी को पहचान गए और उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, ये मेरा भांजा है। इतना कहकर महाराजा ने तेज प्रताप को अंदर जाने के लिए कहा और व्यापारी से बात करने लग गए। व्यापारी जी, आपको तो समझना चाहिए था ना, ये तो बच्चा है, लेकिन आप तो बच्चे से ही बहस करने लग गए। व्यापारी ने महाराजा सूरसेन से माफी मांगी और कहा, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महाराजा सूरसेन ने व्यापारी को माफ कर दिया और अपने यहाँ पर शाम के समय भोजन का निमंत्रण दिया। राजा सूरसेन ने व्यापारी को अपने परिवार से मिलाया। महाराजा सूरसेन ने रानी सुमति का परिचय करवाया कि ये मेरी धर्म पत्नी है। फिर रानी रूपवती के बारे में बताया कि ये मेरी धर्म की बहन है और तेज प्रताप को तो आप जानते ही हैं, ये मेरा भांजा है। रानी रूपवती को देखकर व्यापारी की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने अपनी चालाक बुद्धि को चलाते हुए कहा, महाराज ये आपकी धर्म की बहन हुई तो मेरी भी धर्म की बहन हुई, मैं भी इन्हें अपनी बहन मानता हूँ। इस प्रकार व्यापारी को यहाँ रहते रहते 1 महीने से भी अधिक हो गया। फिर व्यापारी ने महाराज से कहा, महाराज अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं अपने साथ रानी रूपवती को भी लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी भी धर्म की बहन है। कुछ दिन यहाँ जाकर रहेगी तो उनका भी मन अच्छा हो जाएगा। राजा सूरसेन ने व्यापारी पर भरोसा कर लिया। उन्हें लगा कि ये अच्छा ही इंसान होगा, मेरी बहन को अपनी बहन मान रहा है तो क्या ही बुराई है, चलो थोड़े दिन बहन इधर घूम भी आएगी तो उनका भी मन अच्छा हो जाएगा। राजा सूरसेन ने रानी रूपवती को जाने की आज्ञा दी। तेज प्रताप भी अपनी माता के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों माँ बेटों को साथ लेकर व्यापारी वहाँ से निकल गया। लेकिन व्यापारी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, मैं यहाँ से इसे अपनी बहन बनाकर लेकर जाता हूँ, लेकिन ये मेरी कोई सच में बहन थोड़ी ना है। अपने महल ले जाकर मैं इसे अपनी पत्नी बना लूंगा। व्यापारी ने अपने साथियों से कहा कि जल्दी जल्दी चलो, आज रात होने से पहले मगध राज्य की सीमा पार हो जानी चाहिए। व्यापारियों ने अपने घोड़ों को इतना तेज दौड़ाया कि शाम होने से पहले उन्होंने मगध की सीमा को पार कर लिया। रात में सभी ने मगध की सीमा के बाहर डेरा डाल लिया। इधर रानी रूपवती का टेंट था। रानी रूपवती के टेंट के एक साइड उनके बेटे तेज प्रताप का टेंट था, वहीं दूसरी तरफ व्यापारी का टेंट लगा हुआ था। सब खाना पीना खाकर सो जाते हैं, लेकिन व्यापारी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह रात को उठता है और रानी रूपवती के टेंट में आ पहुँचता है। रानी कदमों की आहट से उठ जाती है और व्यापारी को अपने इतना पास देखकर चौंक जाती है। व्यापारी रानी को
समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था कि तुम मेरी बहन हो। लेकिन रानी रूपवती बहुत ही बहादुर नारी थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी बनना स्वीकार नहीं करूंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। व्यापारी को ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगती है। वो गुस्से में आकर कहता है, तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मेरे महल चलो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रानी कहती है, मुझे तुम्हारी पत्नी बनना स्वीकार नहीं है, इसके अलावा तुम मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। अगले दिन सुबह सभी व्यापारी के महल पहुँच जाते हैं। व्यापारी का भी बड़ा सा महल था, क्योंकि इस व्यापारी का कारोबार आसपास के सभी राजाओं के साथ था। बड़ा ही धनवान व्यापारी था। व्यापारी रानी रूपवती और उनके पुत्र तेज प्रताप से घर के कामकाज करवाने लगा। रानी से इतना काम करवाता कि उनकी हालत बुरी हो गई थी। रानी रूपवती घर के सारे काम करती, लेकिन उसे व्यापारी की पत्नी बनना बिल्कुल स्वीकार नहीं था। इधर व्यापारी के मन में दिन ब दिन खिचड़ी पकती जा रही थी। उसने सोचा, अगर मैं इस रानी के पुत्र को रास्ते से हटा दूं, तो शायद ये रानी मेरे हाथ आ सकती है। व्यापारी ने एक दिन मौका पाकर तेज प्रताप के खाने में जहर मिला दिया। जहर मिला खाना खाने के बाद तेज प्रताप की मृत्यु हो गई। व्यापारी ने अपने सिपाहियों को बुलाया और तेज प्रताप को एक कुएं में फेंकने के लिए कहा। उसी कुएं में एक नाग कन्या अपने पिता के साथ रहती थी। पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। नाग कन्या वहीं अपने महल के बाहर घूम रही थी। तभी उसने तेज प्रताप को देखा। नाग कन्या तेज प्रताप को अपने महल ले गई। इधर नाग कन्या के पिता भी बाहर से आ जाते हैं और अपनी पुत्री से पूछते हैं कि ये तुम किसे उठाकर लेकर आई हो। नाग कन्या बताती है, इसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए मैं इसे उठाकर अपने महल ले आई हूँ। नाग कन्या के पिता उस युवक को बड़े ही ध्यान से देखते हैं और सोचते हैं, इतना तेजस्वी युवक मुझे कहाँ मिलेगा और मेरी पुत्री भी विवाह योग्य हो गई है। नागराज ने नागमणि ली और नागमणि की शक्ति से तेज प्रताप को जीवित कर दिया। तेज प्रताप को जीवित देखकर नागराज सोचते हैं, ये बड़ा ही तेजस्वी युवक है, क्यों ना मैं इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। इससे ज्यादा अच्छा और सुंदर नौजवान मुझे कहाँ मिलेगा। नागराज ने तेज प्रताप से पूछा, तुम कहाँ के राजा हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। लेकिन तेज प्रताप को कुछ याद नहीं था। उसने नागराज से कहा, महाराज मुझे कुछ याद नहीं है। नागराज ने तेज प्रताप के सामने अपनी पुत्री का विवाह करने की बात रखी। तेज प्रताप भी विवाह करने के लिए मान जाता है। नागराज अपनी पुत्री का विवाह तेज प्रताप के साथ कर देते हैं। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन तेज प्रताप को अपनी माता की याद आती है। वो जोर जोर से रोने लग जाते हैं। तभी नागराज वहाँ आते हैं और पूछते हैं, पुत्र क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तब तेज प्रताप ने बताया कि उन्हें उनकी माँ की याद आ रही है। एक व्यापारी ने उनकी माँ को बंदी बना रखा है। तेज प्रताप पूरी कहानी नागराज को सुनाते हैं। नागराज कहते हैं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। नागराज ने अपने शरीर को बहुत विशालकाय बनाया और तेज प्रताप को अपनी पीठ पर बिठाकर व्यापारी के महल की ओर चल दिए। इधर महाराजा सूरसेन ने सोचा कि व्यापारी मेरी बहन को 1 महीने के लिए लेकर गया था, 6 महीने होने को आए, लेकिन व्यापारी मेरी बहन को वापस घर छोड़ने क्यों नहीं आया। चलो मैं चलकर देखता हूँ। महाराजा सूरसेन भी अपने कुछ सिपाहियों के साथ व्यापारी के महल की ओर आते हैं। रास्ते में महाराजा सूरसेन देखते हैं कि उनके भांजे को नागराज ने अपनी पीठ पर बिठा रखा है और हवा में तेजी से उड़ते हुए जा रहे हैं। महाराजा सूरसेन सोचते हैं, ये तो कोई मायावी राक्षस लग रहा है, ये मेरे भांजे को कहाँ लेकर जा रहा है। महाराजा सूरसेन एक तीर चलाते हैं, वो सीधा जाकर नागराज को लग जाता है। नागराज दर्द से कराहने लगते हैं। महाराजा सूरसेन दूसरा तीर चलाने ही वाले थे कि तभी तेज प्रताप सामने आ जाता है और कहता है, मामा जी ये नागराज हैं, आज मैं जीवित हूँ तो इन्हीं की वजह से हूँ, इन्हीं की पुत्री के साथ मेरा विवाह भी हुआ है। तेज प्रताप महाराजा सूरसेन को पूरी कहानी सुनाते हैं। महाराजा सूरसेन, तेज प्रताप और नागराज तीनों मिलकर व्यापारी के महल की ओर चल देते हैं। उधर रानी रूपवती के पति महाराजा विराट को भी अपनी पत्नी रूपवती की याद आती है और वो सोचते रहते हैं, यदि मैं रानी रूपवती को देश से नहीं निकालता तो शायद मैं आज उनके साथ खुशी खुशी रहता। राजा विराट को उनकी किसी भी पत्नी से कोई संतान नहीं होती है। वो परेशान हो जाते हैं। वो भी जंगल में यूं ही भटकने के लिए निकल जाते हैं। महाराजा विराट की व्यापारी से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो भटकते भटकते व्यापारी के महल में आ पहुँचते हैं। इधर से महाराजा सूरसेन, तेज प्रताप और नागराज भी व्यापारी के महल पहुँच जाते हैं और रानी रूपवती के बारे में पूछते हैं। राजा विराट तेज प्रताप को देखते हैं और सोचते हैं, ये कितना सुंदर नौजवान बालक है, ये मेरा पुत्र होता तो क्या ही बात थी। लेकिन राजा विराट कुछ नहीं बोलते हैं। इधर महाराजा सूरसेन व्यापारी से बातें करते हैं और पूछते हैं, तुम मेरी बहन को 1 महीने के लिए लेकर आए थे, लेकिन तुमने मेरी बहन को 6 महीने से भेजा क्यों नहीं है। व्यापारी कहता है, मुझे कुछ नहीं पता है, तुम्हारी बहन ने मेरा जीना हराम कर रखा है, ले जाओ अपनी बहन को। व्यापारी अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि रानी रूपवती को यहाँ लाया जाए। रानी रूपवती काम कर करके इतनी दुबली पतली हो गई थी कि उनको पहचानना भी थोड़ा मुश्किल हो गया था। राजा सूरसेन अपनी बहन रूपवती को देखकर बहुत खुश
खुश होते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। तेज प्रताप भी दौड़कर अपनी माँ से गले लग जाता है, लेकिन राजा विराट अचंभित खड़े थे। उन्हें वह स्त्री अपनी पत्नी जैसी तो लग रही थी, लेकिन वो पहचान नहीं रहे थे। राजा विराट महारानी रूपवती के पास आते हैं और पूछते हैं, देवी मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा हूँ, तुम मुझे मेरी पत्नी रूपवती जैसी कुछ लग रही हो। रानी रूपवती कहती है, महाराज आप इतनी जल्दी भूल गए। रानी रूपवती राजा को याद दिलाती है कि मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ। याद करो, एक दिन हम महल के बाहर बैठे बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे, तभी सामने वृक्ष पर दो पक्षी आकर बैठते हैं और हम दोनों में ये बहस हो जाती है कि ये दोनों नर हैं, दोनों मादा हैं, या फिर एक नर या एक मादा है। महारानी रूपवती ने बताया कि उन दोनों पक्षियों में एक नर था और एक मादा थी, लेकिन मैंने वैद्य जी को 1000 सोने के सिक्के देकर ये बात बोलने के लिए कहा था कि दोनों नर हैं, ताकि आपको देश छोड़कर ना जाना पड़े। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ महाराज, मैं आपको इस तरह यूं जंगल में भटकता हुआ नहीं देख सकती थी। महाराजा विराट को सब कुछ याद आ जाता है। महाराजा विराट रानी रूपवती के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है महारानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे घमंड ने मेरी सबसे प्यारी पत्नी को देश निकाला दिलवा दिया। यदि मैं उस दिन अपने अहम पर काबू पा लेता तो शायद मैं आपको इतनी बड़ी सजा नहीं देता, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी थी तो मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। मैं सहन नहीं कर पाया। मुझे लगा कि मैं तो महाराजा हूँ, सभी को मेरी बात माननी चाहिए, लेकिन मैं ये भूल गया था कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी गुलाम नहीं हो जो मेरी हर बात मानोगी। वो अपनी पत्नी से माफी मांगते हैं और घर चलने के लिए कहते हैं। फिर रानी रूपवती कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे भैया से आज्ञा लेनी होगी। मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ या नहीं चल सकती हूँ। महाराजा सूरसेन अपनी बहन का घर बसता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अपनी बहन रूपवती को खुशी खुशी विदा करते हैं और महाराजा विराट के साथ जाने की आज्ञा दे देते हैं। महाराजा विराट अपनी पत्नी रूपवती और अपने पुत्र तेज प्रताप को साथ लेकर महल पहुँचते हैं। महल में बहुत ही खुशी का माहौल होता है। सब लोग बड़े ही धूमधाम से महारानी रूपवती और उनके पुत्र तेज प्रताप का धूमधाम से स्वागत करते हैं। राजा विराट दोनों जल्लादों को बुलाते हैं और उन्हें ढेर सारा इनाम देते हैं। उनसे क्षमा भी मांगते हैं, उन्हें धन्यवाद भी देते हैं और कहते हैं, यदि तुम लोग उस दिन मेरी बात मान लेते तो आज मुझे मेरी पत्नी और मेरा पुत्र नहीं मिल पाता। तुम्हारी दया भावना और मातृ प्रेम ने मुझे मेरी पत्नी और मेरा पुत्र वापस लौटा दिया। तुम धन्य हो। राजा विराट, महारानी रूपवती और उनके पुत्र तेज प्रताप खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी बात को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि दूर होने की नौबत आ जाए। यदि राजा विराट अहम को भूलकर सिर्फ प्रेम से अपनी महारानी के बारे में सोचते तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। चाहे वो दोनों पक्षी नर होते, मादा होते या फिर नर मादा होते, इतनी सी बात पर अपनी पत्नी को देश निकाला देकर उन्होंने अपना ही नुकसान किया, साथ में महारानी को भी दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। यदि महाराजा सूरसेन जैसे अच्छे व्यक्ति ना मिलते तो महारानी रूपवती का क्या होता। इसलिए कभी भी अपने रिश्तों में इतनी दरार ना आने दें कि दूर होना पड़े। साथ ही व्यापारी जैसे लोगों से बचकर रहें। ऐसे लोगों के लिए ना तो रिश्ते मायने रखते हैं, ना ही उनके लिए किसी दोस्ती की कोई जगह होती है। वो सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करना जानते हैं। उन्होंने रानी रूपवती को अपनी बहन बनाया, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए। वो उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही रानी रूपवती ने उनका विरोध किया तो व्यापारी ने रानी रूपवती को कड़ी से कड़ी सजा दी, जबकि वो इस सजा की कोई हकदार नहीं थी। वो तो उन पर विश्वास करके उनके साथ आई थी। इसलिए कभी भी अनजान और जानकार भी ऐसे दुष्ट व्यक्तियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।